अक्सर दिमाग में ये सवाल आता है ना कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनके पास लिटरली अथाह पैसा है, लेकिन फिर भी वो पैसे देकर पद्मश्री या पद्म विभूषण जैसा कोई बड़ा नेशनल अवार्ड क्यों नहीं खरीद सकते। हाँ, ये मतलब सोचने वाली बात तो है। या फिर मान लीजिए किसी पर कोई बहुत ही सीरियस क्रिमिनल केस चल रहा है, तो क्या दोनों पार्टियां बस एक कमरे में बैठकर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उस केस को हमेशा के लिए रफा दफा कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। राइट। और यही सवाल उठता है कि आखिर जब दो लोग किसी बात पर राजी हैं तो हमारे कानून को क्या परेशानी हो सकती है। तो ये एक बहुत ही आम मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है कि अगर आपके पास पैसा है और सामने वाला उस पैसे को लेने के लिए तैयार है तो बस कॉन्ट्रैक्ट बन गया। हाँ, फिल्मों में तो अक्सर यही दिखाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे लीगल सिस्टम की जो नींव है वो इस तरह से काम नहीं करती। कोई भी अग्रीमेंट सिर्फ दो लोगों के एक कमरे में बैठकर साइन कर लेने से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता। तो उसमें मिसिंग क्या है? मिसिंग है एक तीसरी पार्टी। उस कमरे में एक तीसरी अदृश्य पार्टी हमेशा मौजूद होती है, और वो पार्टी है हमारा समाज। ओहो, सोसाइटी। हाँ, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट समाज के हित के खिलाफ है तो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती। और यही बात आज के हमारे इस गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव का मेन फोकस है। बिल्कुल। आज हमारे पास सोर्सेस का एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्टैक मौजूद है, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नोट्स हैं, कुछ बहुत ही इंसाइटफुल आर्टिकल्स हैं और ऐतिहासिक केस लॉज शामिल हैं। बहुत सॉलिड मटेरियल है आज। एकदम। इन सभी को खंगालकर आज हम अग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी यानी सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होने वाले समझौतों के इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी चर्चा का जो हमारा कोर मिशन है वो ये समझना है कि आखिर कानून किस बिंदु पर आकर ये तय करता है कि अब ये मामला प्राइवेट नहीं रहा। मतलब कहां पर सोसाइटी का इंटरेस्ट प्राइवेट इंटरेस्ट से बड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कोई भी एग्रीमेंट हमारी ओवरऑल पब्लिक वेलफेयर या नैतिकता को नुकसान पहुंचाता है तो कानून उसे सीधे वॉइड यानी अमान्य करार दे देता है। इस पब्लिक पॉलिसी के भारी भरकम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं सोर्सेज पढ़ रही थी, और उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 का बहुत डिटेल में जिक्र किया गया है। हाँ, सेक्शन 23 बहुत क्रिटिकल है। जहां तक मैं समझ पाई हूं, इसके मुताबिक किसी भी अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन पूरी तरह से लॉफुल होना चाहिए। सही समझा आपने। सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक तरह से फिल्टर है। ये बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि अगर किसी अग्रीमेंट का मकसद ही इलीगल है या उसमें कोई फ्रॉड शामिल है या वो किसी को चोट पहुंचाता है। एग्जैक्टली या वो किसी इंसान या उसकी प्रॉपर्टी को चोट पहुंचाता है तो वो अग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो होता है। वॉइड अब इनिशियो, इसका मतलब शुरुआत से ही अमान्य, राइट? हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बाद में जाके कैंसिल होगा, बल्कि कानून की नज़र में वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं था। ओके, मेक सेंस। और इसी सेक्शन 23 में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज जोड़ा गया है, ओपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है कि जो चीज समाज की भलाई के खिलाफ है उसे अदालत का दरवाजा खटखटाने का कोई हक नहीं है। अदालतें ऐसे समझौतों को लागू करवाने में कोई मदद नहीं करेंगी। यहीं पर सोर्सेज में एक बहुत ही दिलचस्प मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है जिसने मेरा ध्यान खींचा। वो अनियंत्रित घोड़े वाला। हाँ, पब्लिक पॉलिसी को लीगल दुनिया में एक अनरूली हॉर्स यानी एक बेकाबू या अनियंत्रित घोड़ा कहा गया है। ये बहुत ही फेमस फ्रेज है लॉ में। पर मुझे ये पढ़कर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि कानून तो बहुत ही सधा हुआ और लिखित होता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट में। फिर इस कॉन्सेप्ट को एक बेकाबू घोड़ा क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि पब्लिक पॉलिसी की कोई एक फिक्स बाउंड्री या डिक्शनरी वाली परिभाषा नहीं है। ये घोड़ा किस दिशा में भागेगा ये समय और समाज की सोच पर निर्भर करता है। मतलब ये समय के साथ बदलता रहता है। बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही डायनामिक है। जो बात आज से 100 साल पहले समाज के लिए एकदम नॉर्मल मानी जाती थी, हो सकता है आज वो पब्लिक पॉलिसी के सख्त खिलाफ हो। क्या इसका कोई हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है जिससे हम इस बदलाव को विजुअलाइज कर सकें? हाँ, एक बहुत ही डार्क लेकिन सटीक एग्जाम्पल है स्लेवरी का। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं, तो एक समय ऐसा था जब इंसानों की खरीद फरोख्त से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कई देशों में पूरी तरह से लीगल माने जाते थे। बाप रे। हाँ। उस समय की पब्लिक पॉलिसी उसे सपोर्ट करती थी, लेकिन जैसे जैसे समाज इवॉल्व हुआ, ह्यूमन राइट्स की समझ बढ़ी, तो समाज की सोच बदल गई। और आज के समय में तो कोई सोच भी नहीं सकता ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने की। एग्जैक्टली। आज किसी भी इंसान को खरीदने या बेचने का अग्रीमेंट दुनिया भर में अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। वो पूरी तरह से वॉइड होगा।
इसीलिए इसे बेकाबू घोड़ा कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये समाज के विकास के साथ अपनी दिशा बदलता रहता है। लेकिन एक डाउट है मुझे, अगर पब्लिक पॉलिसी का दायरा ऐसे ही समय के साथ बदलता रहता है तो क्या ये बिजनेस करने वालों के लिए बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? रिस्क कैसा? मतलब कल को कोई कंपनी करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और 10 साल बाद कोर्ट कह दे कि भाई अब तो ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो गया है। अरे, ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है और इसी रिस्क को कम करने के लिए अदालतें बहुत ही सावधानी से इस अनियंत्रित घोड़े की सवारी करती हैं। अच्छा, तो कोर्ट्स भी केयरफुल रहते हैं? बिल्कुल। कोर्ट्स अपनी मर्जी से रोज सुबह उठकर नई पब्लिक पॉलिसी नहीं बनाते हैं। वो आमतौर पर उन स्थापित सिद्धांतों पर ही टिके रहते हैं जिन्हें पहले से मान्यता मिली हुई है। तो जब तक कोई बहुत बड़ा शिफ्ट ना आए सोसाइटी में तब तक पुराने रूल्स ही चलते हैं। एग्जैक्टली। अब हमारे सोर्सेज में कुछ ऐसे स्पेसिफिक अग्रीमेंट्स की पूरी लिस्ट दी गई है जिन्हें कोर्ट्स ने साफ तौर पर पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ मानकर वॉइड घोषित किया है। हाँ, वो लिस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए उन पर एक एक करके बात करते हैं। श्योर। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है ट्रेडिंग विद एन एलियन एनिमी, यानी किसी दुश्मन देश के नागरिक के साथ व्यापार करना। ये सीधा सीधा नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। मतलब अगर भारत का किसी दूसरे देश के साथ वॉर चल रहा है तो वहां के सिटीजन्स के साथ किया गया कोई भी कमर्शियल अग्रीमेंट वॉइड होगा। पूरी तरह से वॉइड होगा। पर मान लीजिए कि दो प्राइवेट कंपनियों के बीच कोई ट्रेड हो रहा है, जैसे मैं यहाँ से सॉफ्टवेयर बेच रही हूँ और वो वहां से पैसे दे रहे हैं। इसमें देश का क्या नुकसान है? नुकसान बहुत गहरा है। जब आप दुश्मन देश की किसी नागरिक या कंपनी के साथ व्यापार करते हैं तो आप उन्हें आर्थिक फायदा पहुंचाते हैं। इकोनॉमी स्ट्रांग होती है उनकी। एग्जैक्टली। वो पैसा टैक्स के रूप में या किसी और तरीके से उस दुश्मन देश की सरकार और उसकी मिलिट्री तक पहुंच सकता है। ओ, तो हम अनजाने में ही सही लेकिन दुश्मन देश की आर्मी को फंड कर रहे होते हैं। बिल्कुल। कोई भी देश अपनी खुद की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कॉन्ट्रैक्ट को परमिशन नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ, पूछिए। मान लीजिए मेरा किसी देश की कंपनी के साथ पिछले 5 साल से कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। सब बढ़िया था। और अचानक से दोनों देशों के बीच वॉर डिक्लेयर हो जाती है। तब क्या होगा? हाँ, तब उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? क्या वो भी रातों रात वॉइड हो जाएगा? ऐसे मामलों में कानून थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। युद्ध शुरू होने से पहले बने कॉन्ट्रैक्ट्स या तो तब तक के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं जब तक युद्ध खत्म ना हो जाए। मतलब पॉज बटन दब जाता है। हाँ, या फिर अगर उन्हें रोकना मुमकिन नहीं है तो उन्हें पूरी तरह से डिसॉल्व यानी भंग कर दिया जाता है। पर युद्ध के दौरान कोई नया लेन देन नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। बहुत ही लॉजिकल है। अब अगले हैरान करने वाले एग्रीमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो है स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन। हाँ, ये बहुत कॉमनली मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। इसका मतलब किसी क्रिमिनल केस को दबाना या पैसे देकर कार्रवाई रोकवाना ही हुआ ना? हाँ, बिल्कुल। हमने अक्सर फिल्मों में देखा है कि किसी अमीर आदमी ने गवाह को या पीड़ित को पैसे खिला दिए और कोर्ट के बाहर ही मामला सेटल हो गया, जो कि असल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि असल कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ऐसा एग्रीमेंट करना पूरी तरह से इलीगल है। फिल्मों में जो दिखाया जाता है और जो असल कानून है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो तो है। यहाँ सबसे बुनियादी सिद्धांत ये है कि आप न्याय को बाजार में खरीद या बेच नहीं सकते। हमारा कानून क्रिमिनल ऑफेंसेस को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटता है। कौन कौन से? एक होते हैं कंपाउंडेबल यानी समझौतावादी और दूसरे नॉन कंपाउंडेबल यानी गैर समझौतावादी। अच्छा, तो जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं जैसे मामूली मारपीट या डेफेमेशन, वो कंपाउंडेबल होते हैं। हाँ, वहां आप आपस में सुलह करके केस वापस ले सकते हैं, वो अलाउड है। लेकिन अगर अपराध गंभीर है जैसे कि मर्डर, किडनैपिंग या डकैती वगैरह, एग्जैक्टली, ऐसे गंभीर अपराध नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। इन अपराधों को सिर्फ किसी एक इंसान के खिलाफ अपराध नहीं माना जाता। तो किसके खिलाफ माना जाता है? इन्हें पूरे समाज के खिलाफ अपराध माना जाता है। ओ, मतलब स्टेट के खिलाफ। हाँ, इसलिए अगर कोई पीड़ित पैसे लेकर मर्डर का केस वापस लेने का एग्रीमेंट साइन कर भी ले तो वो एग्रीमेंट स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन कहलाएगा और पूरी तरह से अमान्य होगा। क्योंकि समाज की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि अपराधियों को सजा मिले। बिल्कुल। न्याय की इस प्रोसेस को किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हाईजैक नहीं किया जा सकता। यानी आप किसी की जान की कीमत लगाकर उसे प्राइवेटली सेटल नहीं कर सकते। एकदम सही। अब आते हैं एक और बहुत ही दिलचस्प और थोड़े टेक्निकल कॉन्सेप्ट पर, मेंटेनेंस और चैम्पिटी। हाँ, ये वर्ड सुनने में थोड़े पुराने लगते हैं। काफी भारी भरकम लीगल जार्गन है। सोर्सेज को पढ़कर मुझे जो समझ आया वो ये है कि इसका मतलब किसी दूसरे इंसान के मुकदमे में
पैसे लगाना या उसे स्पॉन्सर करना है। क्या मैं सही ट्रैक पर हूँ? आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। इसे अगर हम आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग जैसा है। ओके, तो ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं क्या? मेंटेनेंस और चैम्पिटी? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। मेंटेनेंस का मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे लीगल केस में फाइनेंशियली मदद करता है जिसमें उसका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मतलब वो बस सामने वाले का वकील का खर्चा उठा रहा है आउट ऑफ गुडविल? हाँ, कह सकते हैं। और चैम्पिटी इससे एक कदम आगे की चीज है। उसमें क्या होता है? इसमें मदद करने वाला व्यक्ति ये शर्त रखता है कि मैं तुम्हारे केस का पूरा खर्चा उठाऊंगा, लेकिन अगर तुम केस जीत गए तो जो भी प्रॉपर्टी या पैसा हुई तुम्हें मिलेगा उसमें मेरा एक बड़ा हिस्सा होगा। ओह, तो मुनाफे में हिस्सेदारी ही चैम्पिटी है। एग्जैक्टली। अब सोर्सेज में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि इंग्लैंड के कानून में मेंटेनेंस और चैम्पिटी दोनों पूरी तरह से इलीगल और वॉइड माने जाते हैं। हाँ, वहां ये अलाउड नहीं है। लेकिन भारत में कोर्ट्स का नजरिया इसे लेकर काफी अलग है। भारत इसे इलीगल क्यों नहीं मानता? ये जो अंतर है ना, ये हमारी सामाजिक सच्चाई की वजह से है। वो कैसे? देखिए, भारत में अदालतों ने ये समझा है कि यहाँ बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। कई बार गरीब लोगों के पास अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं होते। हाँ, कोर्ट की फीस और वकीलों का खर्च तो बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। अगर कोई दूसरा इंसान उनकी केस लड़ने में आर्थिक मदद करता है, यानी मेंटेनेंस, या जीतने पर एक वाजिब हिस्सा लेने की शर्त रखता है, यानी चाम्पटी, तो ये वास्तव में उस गरीब इंसान को न्याय दिलाने में मदद कर रहा है। एक्सेस टू जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है एक तरह से। एग्जैक्टली। इसलिए भारत में ये अपने आप में इलीगल नहीं है। लेकिन इसमें तो मुझे एक लूपहोल दिख रहा है। कैसा लूपहोल? इसमें बहुत आसानी से किसी का एक्सप्लॉयटेशन भी तो हो सकता है। कोई अमीर आदमी किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे केस जीतने पर सब कुछ हड़पने का अग्रीमेंट भी तो कर सकता है। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है और अदालतें इस बात को लेकर बहुत अलर्ट रहती हैं। तो इसके लिए क्या सेफगार्ड है? कानून कहता है कि ये तब तक ही वैलिड है जब तक कि इसके पीछे का इरादा सही हो। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि मदद करने वाले का मकसद सिर्फ सामने वाले को परेशान करना है, या कोई अनफेयर शर्त रखी हो। हाँ, जैसे केस जीतने पर 80-90% हिस्सा मांगने जैसी कोई एक्सटॉर्शनेट यानी शोषण करने वाली शर्त रखी हो, तो कोर्ट तुरंत उस अनियंत्रित घोड़े की लगाम खींचेगा। फिर तो वो अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के तहत वॉइड हो जाएगा। बिल्कुल। कमजोर पक्ष का फायदा उठाने वाले अग्रीमेंट्स टिक नहीं सकते। ये बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लगी मुझे। है ना? अब बात करते हैं पब्लिक ऑफिस और टाइटल्स को बेचने की, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस। हाँ, ये वही बात है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। पद्मश्री वाला एग्जाम्पल। हाँ, कि आप करोड़ों रुपए देकर भी पद्मश्री या कोई सरकारी नौकरी का अग्रीमेंट क्यों नहीं कर सकते? इसका कारण बहुत ही क्लियर है। अगर पैसे देकर सरकारी नौकरियां, पब्लिक ऑफिस या नेशनल टाइटल्स खरीदे जाने लगे तो सरकारी सिस्टम में सिर्फ करप्शन और इनकम्पिटेंसी बचेगी। फिर तो मेरिट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत आप किसी सरकारी अफसर को घूस देके नौकरी पाना चाहते हैं या कोई नेशनल अवार्ड फिक्स करना चाहते हैं, वो पूरी तरह से अमान्य है। क्योंकि ये स्टेट की इंटेग्रिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी नींव को खोखला कर देता है। एकदम सही। और इसी लिस्ट में एक और ऐसा एग्रीमेंट है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। वो कौन सा? मैरिज ब्रोकरेज, यानी पैसे लेकर शादी करवाने का कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सोर्सेस के मुताबिक किसी की शादी फिक्स करवाने के बदले इनाम या पैसे का एग्रीमेंट करना इलीगल है। बिल्कुल इलीगल है। लेकिन हम तो अपने आसपास और इंटरनेट पर हजारों मैरिज ब्यूरो, मैट्रिमोनी साइट्स और मैच मेकिंग सर्विसेज देखते हैं। तो क्या ये सब इलीगल बिजनेस कर रहे हैं? ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है लोगों के बीच। लेकिन कानून यहाँ एक बहुत ही बारीक लाइन खींचता है। वो लाइन क्या है? देखिए, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स वो होते हैं जहां किसी इंसान की आज़ादी या उसके फैसले को पैसों से इन्फ्लुएंस किया जाता है। मतलब जैसे पैसे देकर शादी के लिए मनाना? हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी से कहता है, मुझे 5 लाख रुपए दो, मैं उस परिवार को मजबूर करके या लालच देकर तुम्हारी शादी वहां फिक्स करवा दूंगा। यहां आप शादी को एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन बना रहे हैं, जो कि वॉइड है। एग्जैक्टली। तो फिर ये मैट्रिमोनी साइट्स या मैरिज ब्यूरो लीगल कैसे हुए? वो भी तो पैसे लेते हैं। क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल अलग है। वो ब्रोकर नहीं है जो शादी फिक्स करवाने का कोई कमीशन या इनाम लेते हों। तो वो क्या है? वो सिर्फ एक सर्विस या प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हैं। उनका काम है दो परिवारों या लोगों को एक दूसरे की जानकारी देना,
वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करने की एक सर्विस फीस या सब्सक्रिप्शन चार्ज लेते हैं। अच्छा, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ, वो इस बात की गारंटी नहीं लेते कि शादी होकर ही रहेगी, और ना ही शादी तय होने पर कोई सक्सेस फीस मांगते हैं। ओह, तो जानकारी शेयर करना लीगल है, लेकिन शादी के फैसले को पैसों से खरीदना इल्लीगल है। बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको किसी से मिलवा दूंगा और उसकी फीस लूंगा, तो वो वैलिड है। लेकिन अगर आप कहें कि शादी करवा कर ही मानूंगा और तब 10 लाख लूंगा, तो वो इल्लीगल ब्रोकरेज हो गया। एग्जैक्टली। ये फर्क जानना सच में बहुत जरूरी है। अब तक हमने उन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जो समाज को या राज्य को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन क्या होगा अगर कोई इंसान खुद अपनी मर्जी से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करे जो उसकी अपनी ही आजादी छीन लेता हो? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस 26 से 28 के अंडर आता है। रिस्ट्रेंट्स या पाबंदियां। हाँ, तो क्या कानून ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को अलाउ करता है जहां मैं खुद अपनी आजादी गिव अप कर रही हूं? ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक बहुत ही फिलोसॉफिकल पहलू है। कानून का मुख्य उद्देश्य इंसान की मौलिक आजादी को सुरक्षित रखना है, भले ही मैं खुद वो आजादी छोड़ना चाहूं। बिल्कुल। भले ही आप खुद अपनी मर्जी से अपनी आजादी किसी को सौंपने का कॉन्ट्रैक्ट करें, कानून उसे मान्यता नहीं देगा। तो सेक्शन 26 क्या कहता है इस बारे में? सेक्शन 26 रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज को रोकता है। इसका साफ मतलब है कि आप किसी भी अडल्ट इंसान को शादी करने से रोकने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। बताइए। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी टेक कंपनी है, वो अपने एक की एम्प्लॉई से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है कि हम तुम्हें बहुत बड़ा पैकेज दे रहे हैं, लेकिन शर्त ये है कि तुम अगले 10 साल तक शादी नहीं करोगे ताकि तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ काम पर रहे। इंटरेस्टिंग। अगर वो एम्प्लॉय खुद खुशी खुशी साइन कर दे पैसे के लालच में, तब भी क्या वो वॉइड होगा? बिल्कुल वॉइड होगा, 100%। सच में? हाँ, चाहे एम्प्लॉई ने खुशी से साइन किया हो, कानून की नजर में उस कॉन्ट्रैक्ट के उस हिस्से की कोई वैल्यू नहीं है। शादी करना एक इंसान का पर्सनल और बेसिक राइट है, उसे किसी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए छीना नहीं जा सकता। क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? बस एक अपवाद है। अगर बात किसी माइनर यानी नाबालिग की हो, तो उसे शादी से रोकने का अग्रीमेंट वैलिड होता है, क्योंकि नाबालिग की शादी वैसे भी कानूनन गलत है। वो तो मेक सेंस करता है। और ऐसा ही कुछ लॉजिक सेक्शन 27 में भी नजर आता है, जो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की बात करता है। हाँ, व्यापार या रोजी रोटी कमाने पर पाबंदी लगाना। आप किसी को भी कोई लीगल बिजनेस या प्रोफेशन करने से हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही मॉडर्न सवाल आ रहा है। क्या? आजकल प्राइवेट कंपनियों में नॉन कम्पीट क्लॉजेस बहुत आम हो गए हैं। जब लोग नौकरी छोड़ते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आप अगले 2 साल तक हमारे किसी भी राइवल कंपनी में काम नहीं कर सकते। हाँ, ये बहुत डिबेटेड टॉपिक है आजकल। तो क्या भारत में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? लोग अक्सर इसमें गलती करते हैं। भारतीय कानून के तहत नौकरी छोड़ने के बाद काम करने से रोकने वाले नॉन कम्पीट क्लॉजेज आमतौर पर पूरी तरह से वॉइड होते हैं। मतलब कंपनी मुझे रोक नहीं सकती? नहीं, कंपनी आपको नौकरी छोड़ने के बाद अपनी आजीविका कमाने या किसी दूसरी कंपनी में काम करने से नहीं रोक सकती। अमेरिका में रूल्स थोड़े अलग हैं, लेकिन भारत में अदालतों ने इसे आजादी के खिलाफ माना है। वाह, ये तो बहुत सारे कर्मचारियों के लिए रिलीफ की बात होगी। बिल्कुल है। लेकिन क्या इसका कोई अपवाद भी है? क्या किसी भी सूरत में किसी को कोई बिजनेस करने से नहीं रोका जा सकता? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, सेल ऑफ गुडविल, यानी गुडविल बेचना। इसे किसी एग्जाम्पल से समझा सकते हैं? श्योर। मान लीजिए आपका किसी शहर में होस्ट स्पेशल पिज्जा नाम से एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है। ठीक है। आपने वो रेस्टोरेंट और उसका नाम एक नए व्यक्ति को 50 लाख रुपए में बेच दिया। हाँ। अब नया मालिक आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि आप अगले 3 साल तक उस इलाके में पिज्जा का कोई नया रेस्टोरेंट नहीं खोलेंगे। अच्छा, क्योंकि अगर मैंने अगले ही दिन उसी सड़क पर सामने एक और पिज्जा की दुकान खोल ली तो मेरे पुराने कस्टमर्स तो वापस मेरे पास ही आ जाएंगे। एग्जैक्टली। फिर उस बेचारे नए मालिक ने जो मुझे 50 लाख रुपए दिए, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। एकदम सही पकड़ा आपने। उस इंसान ने सिर्फ आपकी कुर्सियां या बर्तन नहीं खरीदे, उसने आपकी गुडविल यानी बाजार में आपकी जो साख है उसे खरीदा है। तो उस साख को प्रोटेक्ट करने के लिए पाबंदी लगाना वैलिड है। हाँ, ऐसी सिचुएशन में एक तय समय और तय इलाके तक बिजनेस करने से रोकने की पाबंदी लीगल मानी जाती है। गॉट इट। और इसी आजादी की कड़ी में आता है सेक्शन 28 रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। मतलब कोई भी आपको कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता। जी हाँ, न्याय पाना एक बहुत ही बुनियादी अधिकार है। तो अगर 2 कंपनियों की कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि विवाद होने पर हम कोर्ट नहीं जाएंगे, तो वो वॉइड है। सीधे सीधे वॉइड है। कोई भी प्राइवेट एग्रीमेंट अदालतों के जुरिस्डिक्शन को खत्म नहीं कर सकता। लेकिन
मैंने सुना है कि आजकल बड़ी-बड़ी कंपनियां कोर्ट जाने से बचती हैं और आर्बिट्रेशन का रास्ता चुनती हैं। क्या वो लीगल है? हाँ, आर्बिट्रेशन इस नियम का एक स्थापित अपवाद है। पार्टियां ये तय कर सकती हैं कि हम कोर्ट की लंबी प्रक्रिया में जाने के बजाय किसी प्राइवेट मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। तो इसमें कानून को प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, इससे कानून का पूरा सपोर्ट मिलता है क्योंकि ये कोर्ट्स के ऊपर से मुकदमों का बोझ कम करता है। लेकिन इसमें भी अगर आर्बिट्रेटर का फैसला गलत लगता है तो आप अंततः कोर्ट जा ही सकते हैं। कोर्ट जाने का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। और जहां तक बात एकाधिकार या मोनोपोलीज बनाने वाले अग्रीमेंट्स की है, सोर्सेस साफ कहते हैं कि वो भी पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हैं। हाँ, आज़ाद बाजार और कंपटीशन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। मोनोपोली क्रिएट करना कंज्यूमर के लिए नुकसानदेह है। अब इस सब से मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पैदा हो रहा है। बताइए। मान लीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ा 100 पन्नों का कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें 99 पन्ने तो बिल्कुल लीगल बातों से भरे हैं, लेकिन किसी एक पन्ने पर कोई एक ऐसा क्लॉज है जो इल्लीगल है या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। तो क्या उस एक क्लॉज की वजह से पूरा का पूरा 100 पन्नों का कॉन्ट्रैक्ट डस्टबिन में डाल दिया जाएगा? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सेक्शन 24 और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के मशहूर ब्लू पेंसिल रूल को समझना होगा। ब्लू पेंसिल रूल, ये क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट यह है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में लीगल और इल्लीगल दोनों हिस्से शामिल हैं, तो अदालत सबसे पहले यह देखती है कि क्या उन दोनों हिस्सों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। अलग किया जा सकता है मतलब क्या उन्हें बिना कॉन्ट्रैक्ट का मूल मतलब बदले छाटा जा सकता है? बिल्कुल। अगर लीगल हिस्से को इल्लीगल हिस्से से अलग किया जा सकता है, तो कोर्ट एक तरह से अपनी नीली पेंसिल उठाती है और सिर्फ इल्लीगल हिस्से को काट देती है। और बाकी का जो लीगल हिस्सा बचता है वो पूरी तरह से वैलिड रहता है। लेकिन अगर वो दोनों हिस्से आपस में ऐसे गुंथे हुए हों कि उन्हें अलग ही ना किया जा सके, तब क्या होगा? तब मामला बिगड़ जाता है। सोर्सेज में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण था, एक दुकान और घूस का। हाँ, उस उदाहरण से इसे समझना बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए एक एग्रीमेंट के तहत एक दुकान 5 लाख रुपए में बेची जा रही है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल लीगल है। हाँ, लेकिन उसी एग्रीमेंट के अंदर 3 लाख रुपए का एक और अमाउंट जोड़ा गया है जो किसी सरकारी अफसर को घूस देने के लिए है, ताकि उस दुकान को परमिट जल्दी मिल सके। एग्जैक्टली। अब यहाँ 5 लाख और 3 लाख मिलाकर कुल 8 लाख का कंसिडरेशन तय कर दिया गया है। अब यहाँ तो हम बता ही नहीं सकते कि कौन सा रुपया दुकान का है और कौन सा घूस का। हाँ, क्योंकि वो एक ही अमाउंट में मिक्स हो गए हैं। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इस तरह इनसेपरेबल हो गए हैं कि आप उन्हें अलग कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में ब्लू पेंसिल रूल काम नहीं करेगा। जब लीगल और इल्लीगल हिस्से को अलग नहीं किया जा सकता, तो सेक्शन 24 के तहत वो पूरा का पूरा एग्रीमेंट शुरुआत से ही वॉइड हो जाएगा। मतलब पूरा 8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। हाँ, वॉइड एब इनिशियो। ये रूल तो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि चीजों को स्पष्ट रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल। अब हम अपनी चर्चा के सबसे मॉडर्न और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, डिजिटल एज वाला पार्ट। हाँ, द डिजिटल एज एंड अनइक्वल बार्गेनिंग पावर, यानी डिजिटल युग और सहमति की सच्चाई। हमारे सोर्सेज में एक लैंडमार्क केस का जिक्र है, LIC वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। ओहो, ये तो बहुत ही पावरफुल केस है। ये केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये केस भारतीय कॉन्ट्रैक्ट लॉ के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने इस बुनियादी सवाल को चुनौती दी कि आखिर फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति का असली मतलब क्या होता है। आमतौर पर तो हम यही मान लेते हैं कि अगर किसी ने आपके सिर पर बंदूक रखकर साइन नहीं करवाया है तो आपकी सहमति फ्री है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया पेश किया। उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का विश्लेषण किया। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब वो एग्रीमेंट जहां नियम और शर्तें पहले से ही छपी होती हैं? एग्जैक्टली। जैसे कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी का फॉर्म या बैंक का फॉर्म हो गया। हाँ, इन कॉन्ट्रैक्ट्स में दोनों पार्टियों के बीच अनइक्वल बार्गेनिंग पावर होती है, असमान सौदेबाजी की शक्ति। बिल्कुल। एक तरफ LIC जैसी विशाल संस्था है और दूसरी तरफ एक आम नागरिक। आम नागरिक के पास उन नियमों में बदलाव करने या मोलभाव करने की कोई पावर नहीं होती। उसके सामने तो स्थिति बस टेक इट और लीव इट वाली होती है। एग्जैक्टली। जाहिर है, कोई भी आम इंसान किसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से ये तो नहीं कह सकता कि मुझे आपका क्लॉज नंबर 4 पसंद नहीं है, इसे मेरे लिए बदल दीजिए। हाँ, उसे या तो साइन करना होगा या फिर उसे इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट ने ठीक इसी मजबूरी को पहचाना। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बड़ा कॉर्पोरेशन
अपने एकाधिकार या अपनी बड़ी पोजीशन का फायदा उठाकर कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी शर्त डालता है जो बिल्कुल अनफेयर है या जो कमजोर पक्ष का शोषण करती है, हाँ, तो उसे महज इसलिए लीगल नहीं माना जा सकता क्योंकि उस कमजोर इंसान ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। वाओ, ये तो बहुत बड़ी बात है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट असमान सौदेबाजी की शक्ति का गलत फायदा उठाता है तो वो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा और अदालतें उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकती हैं। ये तो आम कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत बड़ी ढाल है। इस केस ने सच में सहमति के पीछे छुपी हुई मजबूरी को सामने ला दिया। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को एक धागे में पिरोएं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इसके केस लॉज हमें एक बहुत ही खूबसूरत बात सिखाते हैं। और वो क्या है? वो ये कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में, चाहे वो दो प्राइवेट लोगों के बीच बंद कमरे में ही क्यों ना हो रहा हो, समाज हमेशा एक अदृश्य पार्टी के रूप में मौजूद रहता है। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। कोई भी एग्रीमेंट जो हमारी नैतिकता, देश के कानून या ओवरऑल पब्लिक वेलफेयर को नुकसान पहुंचाए, उसे देश के कानून का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। और पब्लिक पॉलिसी का वो अनियंत्रित घोड़ा भले ही अपनी दिशा बदलता रहे, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य समाज की रक्षा करना ही होता है। एकदम सही कहा आपने। बहुत ही शानदार। और अब आखिर में हमारे आज के सोर्सेस के आधार पर एक ऐसा विचार जो हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या विचार है? अभी हमने LIC केस में स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और अनइक्वल बार्गेनिंग पावर की बात की। अब जरा इसी कॉन्सेप्ट को आज के हमारे रोजमर्रा का डिजिटल युग से जोड़कर देखिए। ओके। रोजाना हम सब इंटरनेट पर ढेरों ऐप्स डाउनलोड करते हैं, वेबसाइट्स पर जाते हैं और वहाँ बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हमसे लंबे चौड़े टर्म्स एंड कंडीशंस को बिना पढ़े ही आई एग्री बॉक्स पर टिक करवा लेती हैं। हाँ, वो तो कोई नहीं पढ़ता। वो भी एक तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। हम सबको पता है कि कोई भी उन 50 पन्नों के डिजिटल नियमों को नहीं पढ़ता, और अगर पढ़ भी ले तो हमारे पास उन्हें बदलने का कोई ऑप्शन नहीं होता। बिल्कुल, आपको बस टिक करना है, वरना ऐप नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। हमें बस आई एग्री पर क्लिक करना होता है, वरना हम उस ऐप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो भविष्य में क्या होगा जब हमारी सारी डिजिटल जिंदगी, हमारी प्राइवेट चैट्स और हमारा अहम डेटा प्राइवेसी इन्हीं आई एग्री बटन्स पर टिकी होगी? ये बहुत ही डरावना सच है। क्या आने वाले समय में अदालतें इस मजबूरी वाली सहमति को, जहां यूजर के पास सौदेबाजी की कोई ताकत नहीं है, पूरी तरह से अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मानेंगी? हो सकता है, अगर अनियंत्रित घोड़ा इस दिशा में भागे। पूरी तरह से बदलना पड़ेगा ताकि आम यूजर्स के अधिकारों की सही मायने में रक्षा हो सके। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारा डिजिटल भविष्य इन्हीं सवालों के जवाब पर टिका है। सोचने वाली बात है सच में। आज के हमारे इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और इन कानूनी बारीकियों को लेकर हमेशा जागरूक रहिए।